बस्तर में माओवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार कैंप की स्थापना की जा रही है जिससे कि माओवादियों के ऊपर साइकोलॉजिकल तरीके से एक दबाव बने या फिर उनके ऊपर एक प्रभावी ढंग से उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। और कोशिश की जा रही है कि माओवादी वापस लौट कर आ जाएं। जो माओवादी लौट कर नहीं आ रहे हैं वो अलग अलग मुठभेड़ों में मारे भी जा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि लगातार माओवादियों का वापस आना और मुठभेड़ में मारा जाना लगातार जारी है। कल हमने आपको बताया था कि बीजापुर में कैसे 2 माओवादियों को मारकर AK-47 जैसे हथियार बरामद करने का दावा पुलिस ने किया। वहीं 3 माओवादियों को हमने भी सुरक्षित बाहर निकाला और दंतेवाड़ा पुलिस के हाथों उन्हें सौंपा जिससे कि उनकी जान बच गई। ठीक इसी सिलसिले में आज सुकमा जिले में भी 4 माओवादियों ने पुनर्वास किया है और अपने साथ उन्होंने अपने कुछ ऑटोमेटिक वेपन और 303 जैसे हथियार भी लाए। क्या है पूरा मामला, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल पुलिस और छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि माओवादी अगर जंगल में होंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा और अगर उन्हें अपनी जान बचानी है या मुख्य धारा में लौटना है तो मुख्य धारा में लौटने के लिए सरकार ने खासकर छत्तीसगढ़ सरकार ने ये दावा किया कि अगर माओवादी लौटते हैं तो उनका स्वागत जो है वो रेड कारपेट बिछा कर किया जाएगा और वापस आने के बाद उनके लिए समर्पण नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जिससे कि उनका जीवन पहले से ज़्यादा बेहतर हो सके। ये बात अलग है कि बहुत सारे माओवादी छत्तीसगढ़ की बजाय तेलंगाना में जाकर समर्पण करना उचित समझते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम बीते दिनों देवा का आया। खैर, माओवादी लगातार समर्पण कर भी रहे हैं और उसके तारतम्य में आज सुकमा जिले में 4 माओवादियों ने समर्पण किया जिसमें 2 महिला 2 पुरुष हैं। इन पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और ये चारों ही माओवादी किस्टारम एरिया कमेटी में सक्रिय माओवादी के तौर पर थे। इन्होंने अपने साथ कुछ हथियार भी सौंपे। इस दौरान ये जो कार्यक्रम है वापस लौटने के सिलसिले का एक जो सुकमा पुलिस ने नामकरण किया है, जैसे दंतेवाड़ा पुलिस ने लोन वर्राटू नाम दिया कि घर लौटो अभियान, उसी तरह सुकमा पुलिस ने पूना मार्गेम नाम से इसे संबोधित किया है। इस आयोजन में बस्तर आईजी सुंदरराज पी और सुकमा जिले के SP किरण चौहान के अलावा पड़ोसी जिला तेलंगाना के सीताराम राजू जिले के भी कुछ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बताया जाता है दोनों ही जिले के कंबाइंड प्रयास के द्वारा ये सफलता मिली है कि माओवादियों ने दबाव महसूस करते हुए लौटने का फैसला किया है। कौन थे वो माओवादी, उनके नाम क्या है, इसको लेकर पुलिस ने एक प्रेस नोट भी जारी किया और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें भी हैं। पुलिस ने बताया कि 8 लाख रुपए के ये जो माओवादी लौट कर आए हैं ये सभी किस्टारम एरिया कमेटी के हैं जिसमें 2 महिला हैं और 2 पुरुष हैं और इसमें अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश, मैंने तेलंगाना कह दिया था, आंध्र प्रदेश पुलिस का ये संयुक्त प्रयास बताया जा रहा है। पूना मार्गेम के तहत इन्होंने जो हथियार पुलिस को सौंपे उसमें SLR इंसास 303 और 315 राइफल हैं और उसके कुछ जिंदा राउंड भी हैं। आने वाले माओवादियों में गोलापल्ली LOS कमांडर ACM और पार्टी सदस्य हैं जो इनके रैंक बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके नाम भी उजागर किए, साथ ही किस पर कितना इनाम है ये जानकारी भी पुलिस ने दी है। इस दौरान बस्तर IG ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कुछ जानकारी भी दी है। लेकिन सबसे पहले बताऊं कि जो माओवादी लौट कर आए उनके नाम क्या है। इसमें सबसे पहले ACM है सोड़ी जोगा जो कि सिंगनमड़गू के निवासी थे और थाना किस्टारम एरिया के। इनका रैंक गोलापल्ली LOS कमांडर था जो कि किस्टारम एरिया कमेटी के अंतर्गत है। इन पर 5 लाख रुपए का इनाम था। इन्होंने अपने साथ एक SLR राइफल और 10 नग एम्यूनेशन मतलब कि जिंदा कारतूस भी जमा किया है। दूसरे माओवादी का नाम है डाबर गंगा उर्फ मड़कम गंगा जो कि गोलापल्ली LOS के सदस्य हैं। ये भी सिंगाराम के रहने वाले हैं। इनका रैंक पार्टी सदस्य है। 1 लाख रुपए इनके ऊपर इनाम था लेकिन इन्होंने अपने साथ इंसास राइफल बरामद जमा किया है और 1 नग एम्यूनेशन 8 नग एम्यूनेशन मतलब उसके कारतूस 8 नग है। अब सोचने वाली बात है कि पार्टी मेंबर जिस पर 1 लाख का इनाम है वो भी इंसास राइफल लेकर है। ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है, लेकिन वो ला के सौंपा है। हो सकता है कि किसी और माओवादी का डंप हथियार हो वो अपने साथ लेकर आ गया हो, क्योंकि जो हथियार आप लाकर सौंपेंगे उस हथियार की भी इनाम राशि आपको मिलेगी, ऐसा समर्पण नीति में घोषित किया गया है। तीसरी माओवादी है सोड़ी राजे, गोलापल्ली LOS की सदस्य है। ये पार्टी मेंबर है, इनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम है। इन्होंने 303 राइफल और उसके 5 जिंदा कारतूस जमा किए हैं। चौथी माओवादी हैं माड़वी बुदरी जो कि गोलापल्ली LOS की सदस्य हैं। सिंगनमड़गू की रहने वाली थी, पार्टी सदस्य है। 1 लाख रुपए इनाम और 315 बोर राइफल के साथ इन्होंने भी 5 नग जिंदा कारतूस पुलिस को सौंपे। कुल मिलाकर इन चारों माओवादियों पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इस
पूना मार्गे मतलब वापसी या पुनर्वास के इस कार्यक्रम को लेकर बस्तराजी सुंदरराज पी ने क्या कहा, वो सुनिए आप। आज दिनांक 30 जनवरी को जिला सुकमा में गोलापल्ली इलोस क्षेत्र का 4 माओवादी कैडर हैं, जिसमें गोलापल्ली इलोस कमांडर सोडी जोगा हैं, जिन्होंने SLR राइफल के साथ, और गोलापल्ली इलोस का सदस्य मडकम गंगा, जिन्होंने इंसास राइफल, एवं इलोस सदस्य सोडी राजे, जिन्होंने 303 राइफल, और इलोस मेंबर माडवी बुद्री, इन्होंने 315 बोर राइफल के साथ कुल 4 माओवादी कैडर 4 हथियार के साथ समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आज पुनर्वास किया है। उन्हें शासन की ओर से हम स्वागत किया। इस अवसर पर सुकमा जिला के कलेक्टर साहब, SP साहब और सीमावर्ती ESR जिला का OSD साहब एवं CRPF का वरिष्ठ अधिकारीगण और अन्य जो पुलिस अधिकारी उपस्थित रहा, और सभी जो पुनर्वासित माओवादी कैडर का आने वाले समय में उनका एक सकारात्मक जीवन निर्माण करने के लिए शासन के पुनर्वास पॉलिसी के तहत हम सभी प्रकार का सुविधा उपलब्ध कराई जाएगा। वर्ष 2024 एवं 25 में काफ़ी सकारात्मक और निर्णायक रहा। बस्तर संभाग के अंतर्गत पुलिस एवं अन्य जितना भी सुरक्षा बल जो इधर डिप्लॉयड और कार्य कर रहा है, इस अवधि में लगभग 2400 से अधिक माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल हुई है और उनका पुनर्वास की जा रही है। और नक्सल विरोधी अभियान में भी काफ़ी हमको एक निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। और इस परिस्थिति में हम माओवादी कैडर से पुनः अपील करना चाहते हैं, उनके पास और कोई विकल्प शेष नहीं रह गए, एक ही ऑप्शन उनके पास है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाए। अन्यथा क्षेत्र की जनता का जान माल रक्षा करने के लिए हमारा सुरक्षा बल और पुलिस समर्पित है और उनके कार्रवाई को उनका सामने करना पड़ जाएगा। इसलिए समय बहुत कम है, समय रहते हुए निर्णय लेकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए हम पुनः अन्य जितना भी सक्रिय माओवादी कैडर से हम अपील करना चाहते हैं। तो सुना आपने, बस्तराजी सुंदरराज पी ने कहा कि ये कैसे कौन कौन से माओवादी थे, और साथ ही साथ ये भी आह्वान किया है कि अभी भी वक्त है, माओवादी वापस लौट आएँ। वापस आ जाएंगे तो उनकी जान बच जाएगी, क्योंकि फोर्स अब अलग अलग रणनीति और पैतरों के साथ ऑपरेशन कर रही है। और सीधी सी बात है कि माओवादियों के शीर्ष नेता यही कुछ सोच कर वापस आए होंगे, जिसे देखते हुए मुझे लगता है कि बस्तर के आदिवासी माओवादियों को भी वापस लौट आना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना के जो सीनियर कैडर हैं बहुत सारे, उन्होंने भी घर वापसी कर ली है। तो अब आप अगर जंगलों में भटकेंगे तो बेवजह मार दिए जाएंगे, जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बेवजह मारा जाना, क्योंकि आपके मारे जाने से कोई सफलता नहीं मिलेगी, बस्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जीवित रहेंगे तो हो सकता है आप जनता के बीच रहें और जनता को जागरूक करते रहें, क्योंकि लड़ाई बिना हथियारों के भी लड़ी जा सकती है। किसान आंदोलन में आपने देखा होगा, वहाँ किसानों ने एक लंबा आंदोलन किया, हथियार नहीं थे उनके पास में, लेकिन जीत उनकी हुई, क्योंकि देश तो संविधान से चलेगा, नियम कानून कायदे से चलेगा। भले नियम कायदे कानून हमारे देश के बड़े लोग तोड़ते हैं, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। संविधान को ताक पर रख के भी बड़े बड़े पूंजीपति काम करते हैं, कई जगह इसके उदाहरण हैं, इस पर भी मैं सहमत हूँ। लेकिन फिर भी हमारे पास अगर कोई हथियार है जिसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, जिस पर हम ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं, तो संविधान और कानून ही, उसी के दायरे में रहकर हम भी लड़ाई लड़ सकते हैं। विश्वास करें, जब आप संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो हम खुद आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस लड़ाई में अपनी सहभागिता देंगे। जैसे किसान आंदोलन का आंदोलन सफल हुआ था, उसी तरह से बस्तर में जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए भी एक संवैधानिक लड़ाई की आवश्यकता है, जिसमें उन माओवादियों की विशेष भूमिका हो सकती है जो पूरे डेडिकेशन से इतने लंबे समय तक जंगलों में भटके। क्योंकि ये बात अलग है कि पुलिस के अधिकारी और कई लोगों का दावा होता है कि बड़े माओवादी जो है जंगलों में रहते हैं, करोड़ों रुपए लेवी वसूली करते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। पर बस्तर के किसी भी माओवादी को मैंने कभी नहीं देखा कि वो अपने घर कुछ पैसे भेजता होगा। मैंने देखा है उन माओवादियों के घरों को, कई माओवादियों के तो घर भी नहीं होते, टूट गए होते हैं। कई माओवादियों के घर होते भी हैं तो घर ना होकर केवल झोपड़ी होती है। तो इस बात को वो पूरी तरह से साबित करती है कि होती होगी करोड़ों रुपए की वसूली लेवी के तौर पर, लेकिन वो पैसे इनके घर तो नहीं पहुँचते। घर की स्थिति भी बहुत दुखद होती है। ऐसे में अगर आप इतनी जीवटता से लड़ाई लड़ने के लिए आपने जीवन का इतना समय दिया, तो मुझे लगता है उसी जीवटता के साथ आपको लौट आना चाहिए। और इसमें कोई बदनामी नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप फिर भी लड़िए, बिना हथियार के लड़िए, संविधान के साथ लड़िए, हम खुद आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि हर किसी का दायित्व है जो इस बस्तर में सांस ले रहा है कि बस्तर की इन सांसों को बचाना होगा। हर कोई अपने हिस्से का काम करे। तो मुझे लगता है कि अच्छा फैसला इन चारों माओवादियों का था जो लौट आए तो इन 4 और लोगों की ज़िंदगी बच गई। अच्छी बात है कि मुझे इनके बारे में कोई दुखद समाचार नहीं बताना पड़ेगा। ये बताना होगा कि
कि बिना किसी खून पसीना बहाए, न जवानों का खून बहा न पसीना बहा, क्योंकि जब युद्ध होता है तो एक तरफ खून और एक तरफ पसीना बहता है। जिसका खून बहता है तो दूसरी तरफ की पार्टी का पसीना बहता है, मेहनत तो दोनों को लगता है। तो बिना खून पसीने के एक सफलता मिली, जानें बच गई। मुझे लगा ये जानकारी अच्छी जानकारी है, सुखद है। इसके लिए आपके इस वीडियो को हमने तैयार किया है, पसंद आए शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।